इटर्नल लव ऑफ ड्रीम्स। बेसिकली ये एक लव स्टोरी है दोंगवा और फांगजू की। दोंगवा 3 रिल्म के राजा हैं और फांगजू एकमात्र रेड 9 टेल फॉक्स है जो कि वर्ल्ड में केवल एकमात्र है, और साथ ही वो क्विंग क्लेन की प्रिंसेस भी है। कहानी की शुरुआत दोंगवा और डीमन क्वीन की फाइट से होती है। डीमन क्वीन काफ़ी क्रूर थी, जो कि डीमंस और इमोर्टल्स के बीच बिना कोई भेद किए दोनों की तबाही का कारण बन रही थी। इसी कारण सभी उससे परेशान थे। इसी कारण हमें कहानी की शुरुआत में दोंगवा और डीमन क्वीन की फाइट का सीन दिखाया जाता है। डीमन क्वीन को मारा नहीं जा सकता था, इसी कारण दोंगवा उसे अपनी कल्टीवेशन का यूज़ करके कैद कर देता है। 30,000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंट्रो होता है हमारी लीड रोल फांगजू का, जो कि अपनी क्लास में पेंटिंग बना रही थी। पेंटिंग तैयार हो जाने के बाद वो खुद की तारीफ़ करने लगती है कि वो कितनी अच्छी पेंटर है। उसके टीचर से याद दिलाते हैं कि वो क्लास में है और अपनी स्टडी को छोड़कर ये सब कर रही है। वो कहते हैं कि तुम पहले ही पढ़ाई में इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फांगजू कहती है कि वो बुद्धिस्ट थ्योरी पढ़ रही थी। टीचर उसे 10 बार बुद्धिस्ट थ्योरी लिखने का टास्क देते हैं और बताते हैं कि एम्परर दोंगवा इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। फांगजू से कुछ करवाना हो तो दोंगवा का नाम ही काफ़ी था, क्योंकि वो दोंगवा की दीवानी थी और वो होमवर्क को एक्सेप्ट भी कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है दोंगवा पर, जो कि एक तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा था, लेकिन तालाब का पानी बहुत साफ था और उसमें कोई भी मछली दिखाई नहीं दे रही थी। लियांशंग वहाँ आता है और ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि वो एक सन की बूढ़ा है। दोंगवा जो कि किंग ऑफ 3 रिल्म था, इसीलिए वो हर किसी के मन की बात को पढ़ सकता था। वो लियांशंग की बात सुन लेता है और एक मछली निकाल के उसे उसके सामने रख देता है। साथ ही उसे बताता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन के साथ सिर्फ वही देख सकते हो जो चीज़ तुम्हारे सामने दिखाई देती है, तुम उसके आगे कुछ नहीं देख सकते। सीन शिफ्ट होता है फांगजू पर, जो कि ब्लैक बियर क्लेन में अपने साथियों के साथ जाने की तैयारी कर रही थी। रास्ते में उसे जिंगवेई मिल जाता है, जो उसे बहाना बनाकर रोकने की कोशिश करता है। जिंगवेई एक गरुड़ है जिसे गॉड बाइजेन ने भेजा था ताकि फांगजू को किसी भी खतरे से बचाया जा सके, पर फांगजू काफ़ी क्लेवर होती है। वो अपने साथियों को उसे पकड़ने को कहकर खुद 9 टेल फॉक्स का रूप लेकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है बाइजेन और गॉड जुयन पर, क्योंकि इस बार भी वो फांगजू को वहाँ रोकने में नाकाम रह गए थे, इसीलिए वो आपस में इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। फांगजू काफ़ी ज़्यादा नादान थी और वर्ल्ड की एकमात्र रेड 9 टेल फॉक्स थी, इसीलिए वो उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे थे। गॉड जुयन बताते हैं कि एम्परर दोंगवा को पसंद करती है, पर बाइजेन कहते हैं कि इस कच्ची उम्र में अक्सर लोग बड़े हीरोज़ को पसंद करने लगते हैं, लेकिन वक्त उन्हें सब कुछ सिखा देता है। जब उन्हें इस लव का कोई अंजाम नज़र नहीं आता तो खुद ही रास्ते पर आ जाते हैं। वहाँ डीमन रीजन में का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन क्वीन के कैद होने के बाद डीमंस अलग अलग क्लेन्स में डिवाइड हो चुके थे और आपस में लड़े जा रहे थे। इन सभी क्लेन्स का लीडर होता है डीमन लॉर्ड जी। ये सभी डीमन लॉर्ड्स डीमन क्वीन को आज़ाद करने की बात करते हैं, पर डीमन लॉर्ड ची मना कर देता है। डीमन लॉर्ड शाओ यान गॉड्स पर हमला करने के लिए तैयार थे। सीन शिफ्ट होता है फांगजू पर, जो कि अपनी पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन की वजह से डीमन रीजन के प्रतिबंधित क्षेत्र में चल जाती है। गार्ड्स को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए उनमें से एक गार्ड्स डीमन लॉर्ड के पास खबर देने के लिए चला जाता है। फांगजू ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी कि इतने सारे गार्ड्स आखिर किस खजाने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो एक गार्ड को ट्रिक करके बेहोश कर देती है और केव के अंदर जाने लगती है, लेकिन बैरियर से टकराकर दूर गिर जाती है। ये बैरियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि फांगजू बैरियर से टकराती है, इसी कारण काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा हो जाती है। दोंगवा को इस बात का पता चल जाता है, इसी कारण वो इसे चेक करने के लिए चला जाता है। डीमन क्वीन भी जाग जाती है, लेकिन अभी तक वो बैरियर से आज़ाद नहीं हुई थी। फांगजू पर एक टाइगर हमला कर देता है, जिससे फांगजू खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। इतने में दोंगवा वहाँ आ जाते हैं और उसके वार से टाइगर काफ़ी दूर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फांगजू दोंगवा को उसके बालों और कपड़ों से पहचान लेती है। इतने में वहाँ पर डीमन लॉर्ड ची और बाकी डीमन लॉर्ड्स आ जाते हैं। दोंगवा को प्रतिबंधित क्षेत्र में देखकर उसे आने का कारण पूछते हैं, तो दोंगवा बताते हैं कि वो सिर्फ चेक करने आया था। गार्ड्स डीमन लॉर्ड को बताते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने वाली एक औरत थी जी। उस औरत को डीमंस को लौटाने की बात करते हैं, पर दोंगवा कहते हैं कि उसने किसी औरत को नहीं देखा। फांगजू दोंगवा की मदद करने के लिए आगे आने की कोशिश करती है, लेकिन जिंगवेई उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। लियांशंग जी डीमंस को ये कहकर शांत कर देता है कि दोंगवा तुम्हारी एक विश को पूरा करेंगे।
दोंगा भी मान जाते हैं एक शर्त पर कि जब तक कि उनकी इच्छा वर्ल्ड के हित में हो और किसी प्रकार का खून खराबे में शामिल ना हो। सीन शिफ्ट होता है फांगजू पर, जिसे जिंगवेई वापस ला रहा होता है और फांगजू उसके पंजों से छूटकर नीचे गिर जाती है। ये जुयन और बाइजेन देख लेते हैं। जिंगवेई से उन्हें पता चलता है कि दोंगवा ने फांगजू की जान बचाई है, पर इस पर उनका रिएक्शन काफ़ी हैरानी भरा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फांगजू स्टडी कर रही है, लेकिन उसे मेडिटेशन के 9 लेवल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे, इसलिए वो बाइजेन की मदद मांगती है। बाइजेन उसे समझाते हैं कि 9 लेवल के बाद कोई भी इंसान उस सुप्रीम कंडीशन तक पहुंच जाता है जिसे समाधि कहा जाता है, और इस पर वो एक नए वर्ल्ड की रचना तक कर सकते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ये उस पर खुद पर डिपेंड करता है कि वो डीमन रहेगा या फिर गॉड बनेगा। दोंगवा ने गॉड बनना चूज़ करा था। बाइजेन फांगजू को एक हेयर पेन देते हैं ताकि वो अपने पिता को दे सके और वहाँ से भेज देते हैं, लेकिन फांगजू के मन में एक सवाल दौड़ने लगता है कि आखिर दोंगवा ने गॉड बनना ही क्यों चुना। यही सवाल उसे जुयन के पास ले जाता है। फांगजू बाइजेन की दी हुई हेयरबैंड उसे दे देती है और प्रॉमिस करती है कि अगर आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं तो ये हेयरबैंड आपकी हो जाएगी। जुयन बताता है कि दोंगवा ने गॉड बनना एक्सेप्ट करा क्योंकि उन्हें अच्छाई का साथ देना था। वो गॉड्स को अच्छाई का प्रतीक मानते हैं। इसके अतिरिक्त वो डीमन विमेंस में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। अक्सर औरतें उनके बेड पर सोई हुई मिलती थी, पर जब भी दोंगवा उन्हें देखते उन्हें उठाकर बाहर फेंक देते थे। लेकिन ये औरतों की बड़ी खुशनसीबी होती थी कि वो बेशक कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन दोंगवा की बाहों में समय बिताती थी। लेकिन फांगजू को इस बात से ही खुशी थी कि आज तक दोंगवा ने किसी लड़की की ओर देखा तक नहीं है। वो जुयन से दोंगवा द्वारा उसकी जान बचाए जाने की बात कहती है और इस कर्ज को उतारना चाहती है। इसीलिए वो एक फेरी मेड बनकर दोंगवा के महल में जाना चाहती थी। पहले तो जुयन मना कर देते हैं क्योंकि वो एक प्रिंसेस थी, लेकिन बाद में मान जाते हैं। इसके बाद वो उसके माथे से फ्योनिक्स फीदर का मार्क भी छिपा देते हैं और उसे शी मिंग के पास भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है पैलेस में, जहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र में लॉर्ड दोंगवा के द्वारा एक वुमेन्स को बचाए जाने की खबर फैल चुकी थी। शीमिंग को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब वो बाकियों से पूछता है कि ये बात किसने फैलाई तो वो बताते हैं कि ये लियान शांग ने बताया है। तो वो पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब वो फैंग जी से मिलता है तो उसे इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है कि लॉर्ड ने सच में किसी औरत को बचाया है। देते हैं शीमिंग उसकी इस बात से एग्री नहीं करता, पर फांगजू रोने का नाटक कर लेती है, लेकिन मजबूरन उसे ये मानना पड़ता है। अब फांगजू अपनी रेपुटेशन को दाव पर लगाकर एक दासी बनकर पैलेस में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक साथी मिलती है जिसका नाम जाओली होता है। वो अपने चेहरे पर काला रंग लगाती है ताकि भद्दी दिख सके। वो फांगजू के चेहरे पर भी कुछ काला रंग लगा देती है। जाहे जो कि दोंगवा की मुंह बोली बहन होती है वहाँ आती है और जो ज़्यादा खूबसूरत दासी है उसे वहाँ से निकाल देती है। लेकिन जैसे ही फांगजू को देखने की बारी आती है तो इतने में दोंगवा के आने की न्यूज़ आ जाती है। जाहे वहाँ से चली जाती है। अब दासियों को उनके रूम में भेज दिया जाता है। फांगजू जाओली को थैंक्स करती है उसकी मदद करने के लिए। जाओली उसे जीहे से सावधान रहने के लिए कहती है। इसके बाद हमें लीशांग और शीमिंग को दिखाया जाता है जो कि चेस खेल रहे थे। लीशांग उसे ट्रिक करता है कि दोंगवा वहाँ आ गए। शीमिंग जल्दी से अपनी चाल चलता है और दोंगवा को सैल्यूट करने के लिए उठता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लीशांग ने उसे ट्रिक करा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे काफ़ी सुनाता है। लीशांग उसे दोंगवा की बनी एक डिश खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जैसे ही वो फिश को खाता है बेहोश हो जाता है। लीशांग उसे वैद्य के पास ले जाता है। दोंगवा जो बाहर आता है और स्माइल पास करता है। फांगजू वहीं बाहर सफाई कर रही होती है, इसीलिए वो उसे देख लेती है। जाओली बताती है कि दोंगवा के मुस्कुराने का मतलब है कि किसी का बुरा होने वाला है। वहाँ जिये भी अपने महल को सजा रही थी क्योंकि दोंगवा उससे मिलने के लिए आने वाले थे। फांगजू को मुफेंग बटरफ्लाई को जिये के महल में ले जाने का टास्क मिलता है। जाओली इसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर फेंगजू इसे एक्सेप्ट कर लेती है। वो फेंग बटरफ्लाई जो कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही तूफान का कारण बनती है। इसी कारण जब जिये के महल में पहुंचती है तो उस समय दासी फ्लावर फ्रेग्रेंट लिक्विड छिड़क रही थी जो कि मुफेंग बटरफ्लाई पर गिर जाता है, जो कि बाद में तूफान का कारण भी बनती है।
फांगजियो अपनी पावर का यूज़ करने वाली थी, पर उसे शीमिंग की याद आ जाती है कि जब उसने शीमिंग के साथ प्रॉमिस करा था कि वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करेगी। जिये अपनी पावर का यूज़ करके मुफेंग को बाहर फेंक देती है। गलती ना होने पर भी फांगजियो को अब सज़ा भुगतनी पड़ती है और गार्डन साफ़ करने की सज़ा मिलती है। फांगजियो बाहर जाती है और मुफेंग को ढूंढती है। उसे लेकर वो दोंगवा के स्टडी रूम में चली जाती है और दोंगवा के ब्रश का यूज़ मुफेंग पर मेडिसिन लगाने के लिए करती है। दवाई लगने के कारण ब्रश ख़राब हो गया था, इसलिए वो अपनी पूंछ के बालों का यूज़ करके ब्रश बना देती है। मुफेंग भी रूम में जल रही अगरबत्ती के धुएं से का यूज़ करके ब्रश से फांगजियो की स्मेल को गायब कर देती है। दोंगवा का सेवक उसे मैंगवो की खबर देता है, जो कि बाईशाओ माउंटेन में था। दोंगवा माउंटेन में पहुंचता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करता है, जिससे एक ब्लैक ड्रैगन बाहर आ जाता है। पर मैंगवो स्वॉर्ड को पहचान लेता है और दोंगवा को सल्यूट करता है। मैंगवो बताता है कि डीमन लॉर्ड जी ने अपनी पत्नी का यूज़ एक चारे की तरह करा था ताकि मुझे कैद किया जा सके, और मैं उसके प्यार में पड़ गया। एक डीमन मुझे सीड्यूस करने में कामयाब रही और अब लव मेरी रग रग में बस चुका है। इसी वजह से डीमन लॉर्ड ने मुझे ड्रैगन लॉकिंग स्पेल में कैद कर दिया है और एक तरह से मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे रहूँ। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। दोंगवा कारण पूछते हैं तो मैंगवो बताता है कि आप हज़ारों सालों से औरतों और संसारिकता से दूर रहे हैं, इसलिए आप मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकते। दोंगवा भी उसे आज़ाद करते हैं और ये फैसला उसी पर छोड़ देते हैं कि उसे वहाँ से आना है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है जियांग पर, जो कि गार्डन में खेल रही होती है। इतने में उसकी साथी डीमन लॉर्ड का मैसेज देती है, जिसने उन्हें मिलने के लिए बुलाया होता है। जियांग अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। शाओयान भी जियांग से मिलने के लिए आ रहा था, क्योंकि वो जियांग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इसीलिए वो 4 नए आर्ट्स भी सीख रहा था ताकि जियांग को इम्प्रेस किया जा सके। लेकिन रास्ते में उसे शुयन मिल जाता है। उसे शक होता है कि शुयन भी जियांग को पसंद करता है, लेकिन शुयन उसकी गलतफहमी को दूर कर देता है और बताता है कि वो तो डीमन लॉर्ड के कहने पर यहाँ पे आया था। अब हमें जियांग का पता चलता है, जो कि अपने भाई से मिलने के लिए पहुंच जाती है। डीमन लॉर्ड जी उसे उसकी मैरिज को हेवन एम्परर दोंगवा के साथ फिक्स करने की बात कहते हैं। ये बात सुनकर जियांग काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि डीमन लॉर्ड अपनी बहन का यूज़ एक राजनीतिक प्यादे की तौर पर कर रहा था। इतने में वहाँ पर शाओयन आ जाता है। वो ची को ऐसा करने से रोकता है, पर ची उसे अपने निजी मामले में दखल अंदाजी करने से रोकता है। शाओयन कहता है कि तुम जियांग की शादी मुझसे करवा सकते हो। सीन शिफ्ट होता है फांगजियो पर, जो कि गार्डन में सफाई कर रही थी। इतने में वहाँ पर दोंगवा आ जाते हैं और वो उन्हें देखने लगती है। पीछे से जिये भी आ जाती है। फांगजियो दोंगवा को देखे जा रही थी, इसी कारण जिये की दासी उसे धक्का देती है, जिसके कारण फांगजियो तालाब में गिर जाती है। अब फांगजियो तालाब में गिरती है तो ये तो नॉर्मल था कि दोंगवा की अटेंशन उस पर जाने वाली थी। दोंगवा उसे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिये उसके सामने आ जाती है और उसे देखने से रोक लेती है। दोंगवा वहाँ से जाने लगता है तो जिये फांगजियो को पैलेस से निकालने का ऑर्डर देने वाली थी, पर दोंगवा उसे बुला लेते हैं। जिये एक शर्त पर उसे माफ़ करने को कहती है कि अगर वो बौद्धिस्ट गार्डन को एक दिन में साफ़ कर दे। फांगजियो अब सफाई करने लगती है। वो एक साइड से सफाई करती है तो दूसरी साइड से जिये की दासी गंदगी फैला देती है। इससे परेशान होकर फांगजियो झाड़ू फेंक कर नीचे बैठ जाती है। अब जिये की दासी भी ये देखकर वहाँ से चली जाती है। मिफेंग बटरफ्लाई वहाँ पे आती है और अपनी विंड पावर का यूज़ करके सारे के सारे कचरे को इकट्ठा कर देती है। इससे फांगजियो काफ़ी खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। जिये को जब इस बात का पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो किसी तरह से फांगजियो को महल से निकालना चाहती थी। एक्चुअली रीज़न ये था कि फांगजियो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और जिये नहीं चाहती थी कि वो अपनी खूबसूरती का जाल उसके भाई पर बिछाए। इसी कारण वो गार्डन साफ़ करने के बावजूद भी उसे सज़ा सुना देती है और मुफेंग बटरफ्लाई को कैद करके मोटर रील में भेज देती है, ताकि वो स्टार्टिंग से अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से शुरू कर सके। इतने में दोंगवा का सेवक वहां आ जाता है, जो कि दोंगवा को ही डिस्टर्बेंस का बहाना बनाकर आया था। जिये बताती है कि ये सब इस फेरी मेड की वजह से हुआ है। तो सेवक फांगजियो को
इंपीरियल किचन में भेज देता है ताकि वहाँ जाके वो खाना बना सके। अब जिए से रिक्वेस्ट करता है कि वो रेस्ट करे क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। जिए काफ़ी असंतुष्ट थी लेकिन वो उसे उसकी बात माननी पड़ती है। ये सब दोंगवा के कहने पर हुआ था क्योंकि वो अपनी बहन का नेचर जानता था। वो बेवजह किसी को भी परेशान कर सकती थी। वहाँ फांगजू मुफेंग के जाने का शौक मना रही थी। अचानक कुछ सोरालेस फ्लावर उसके हाथ में गिर जाते हैं। वो प्रार्थना करती है कि ताइचिंग पैलेस हमेशा सोरालेस रहे और डिज़ास्टर फ्री रहे। इसके बाद हमें वो इन फ्लावर का यूज़ करके सोरालेस स्वीट बनाने के लिए करती है, जिसे खाते ही वो दोंगवा के सपनों में खो जाती है। इतने में वहाँ पर बाकी दासियाँ आ जाती हैं क्योंकि शीमिंग और लियन शांग दोंगवा के साथ एक खाने पर आमंत्रित थे। पिछली बार की तरह इस बार भी दोंगवा ने एक फ़िश बनाई थी जो कि दोनों के लिए सर्व की जाती है। लेकिन शीमिंग जो कि एक बार तो फ़िश खाने के बाद भुगत चुके थे, इस बार ली शांग को पहले टेस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन फ़िश टेस्ट करते ही जो ली शांग का चेहरा है उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। वो पूरी तरह से लाल हो जाता है लेकिन फिर भी कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके बाद बारी आती है शीमिंग की, जिसे फ़िश को टेस्ट करना था। लेकिन वो फ़िश को टेस्ट करने से इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने का नाटक करने लगता है। जिहे मिठाई लाने के लिए अपनी दासियों को किचन में भेजती है, लेकिन दासियाँ कम थी, इसी कारण फांगजू को मिठाई लेकर भेजा जाता है। लेकिन वो रास्ते में गिर जाती है और सारी की सारी मिठाइयाँ बिखर जाती है। इसी कारण वो खुद की बनाई हुई सोरालेस स्वीट उस प्लेट में रख देती है। जी को जब पता चलता है कि फांगजू मिठाई लेकर आ रही है तो वो खुद मिठाई लेने के लिए निकल जाती है, लेकिन ताकि फांगजू को दोंगवा के सामने आने से रोका जा सके, और फांगजू से मिठाई की प्लेट लेकर उसे वापस किचन में भेज देती है। लेकिन फांगजू ने इस बार डिसाइड कर लिया था कि वो दोंगवा को देख के ही रहेगी। वेल, यहीं पे हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। अगर आगे का एपिसोड आपको सुनना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।